तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, एल्काइंस। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम एल्काइंस के जो एक सामान्य लक्षण हैं, इसके बाद इसकी बनाने की विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड्स हैं, और फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहले हम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सामान्य लक्षण जो सभी एल्काइंस में दिखते हैं। जैसे पहला है सामान्य सूत्र, तो ये आप जानते होंगे कि इनका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n-2। ओके, जैसे कि C2 है तो H2, C3 तो H4, इसी तरह से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से आगे होते हैं इनके मेंबर्स। दूसरा है जो त्रिकबंधित कार्बन है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, उसमें sp संकृत अवस्था होती है। मतलब वो कार्बन sp संकृत अवस्था में होगा, जिसमें से जो दो संकृत कक्षक हैं, ठीक है, वो अपने दोनों तरफ दो एडजेसेंट एटम्स, या तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन, इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, और बाकी जो दो असंकृत कक्षक बचती हैं, समझ गए ना, वो बनाती हैं पाई बॉन्ड। तो इस तरह से कुल मिला के दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिनमें से एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि त्रिकबंध से जो संलग्न चार परमाणु हैं वो एक ही तल में या एक ही, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सरल रेखा में स्थित होते हैं। मतलब है कि दोनों sp संकृत कार्बन और इन्हीं दो sp संकृत कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, वो एक ही सरल रेखा में आते हैं। और इस तरह से ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो है, इस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा, जहां पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होगा, और इस तरह बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। अब यहां पर दो पाई क्लाउड बन जाते हैं बच्चों, एक जो है मतलब दो जो असंकृत कक्षक हैं उनके कारण, और इस तरह से ये पाई क्लाउड जो सिलेंडर बनता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो एल्काइन को स्टेबल बनाता है। मतलब ये देखा जाए कि अनसैचुरेटेड जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, उनमें एल्काइंस एल्कीन से कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं, थर्मली भी और केमिकली भी। ओके, तो इस तरह से दो सिलेंडर बने होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के चारों तरफ। फिर हम आते हैं यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ देखें, तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ये जो लेंथ होगी ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर की होती है। बंध लंबाई CH की होती है 106 पिकोमीटर। बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की 190 किलो कैलोरी पर मोल, और बंध ऊर्जा CH की 102.38 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर आपसे पूछ ले कि बताएं कि यहां पर अगर एल्केन का CH है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एल्केन का CH, फिर यहां चले जाएं एल्कीन का CH ले लें, ठीक है, फिर हम यहां आ जाएं और यहां पर हम एल्काइन का CH ले लें, और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा CH की बॉन्ड एनर्जी किस में होगी, तो आप देखोगे कि जितना ज्यादा S मतलब S कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, वो ऑर्बिटल उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती हैं, और जैसे ही बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो पोलर होगा, पोलर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और यही रीजन है कि एल्केन से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी एल्कीन और एल्कीन से ज्यादा एल्काइन के CH में दिखती है। तो ये ऑर्डर होगा तीनों में CH की बॉन्ड एनर्जी का, मतलब तीनों में CH बॉन्ड सेम एनर्जी के नहीं होंगे, जो कि किससे जुड़े हैं, अलग अलग हाइब्रिड कार्बन से। तो इस तरह से एक तो यही काम का है, और बाकी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आप जानते हैं कि एनर्जी जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे बढ़ती है। ओके,
इसके अलावा हम आ जाते हैं 5 पॉइंट्स में, जो है कि वो एल्काइंस में आप देखोगे श्रृंखला समअवयवता हो सकती है, स्थान समअवयवता हो सकती है, क्रियात्मक समअवयवता हो सकती है। समझ गए ना, जैसे कि एल्काइंस और एलीन्स दोनों का जनरल फॉर्मूला एक ही है, दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक रूप से समावयवी है। समझ गए ना, इस तरह से। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे जो सभी एल्काइंस में आपको दिखेंगे। अब हम आते हैं एल्काइंस निर्माण की विधियां, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही विधि है डाई हैलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से, डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ डाई हैलो एल्केन्स। तो देखो बच्चों, चाहे जेमिनल और चाहे विसिनल कोई भी डाई हैलाइड लिया जाए, मतलब ये है एडजेसेंट कार्बन में 2 हैलोजन जुड़े हों या एक ही कार्बन में 2 हैलाइड जुड़े हों, पहले स्टेप में अगर हम इसे एल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट करते हैं तो पहले ये वाइनल हैलाइड बनेगा। मींस एक H और एक Cl तो निकल गया एक एक एडजेसेंट एटम से, अल्फा और बीटा से। ठीक है, सपोज आप ये कहें कि ये है हमारे पास अल्फा और ये है बीटा, तो पहला एलिमिनेशन हो गया, HCl निकल गया यहां पर KOH के साथ मिलके एल्कोहलिक, और ये बन गया वाइनल हैलाइड। अब मैं ये बता दूं कि वाइनल हैलाइड से अब डीहैलोजनेशन और डिहाइड्रोजनेशन मींस हाइड्रोजन और हैलोजन का निकालना अब KOH से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि KOH इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बेस। दूसरा रीजन ये है कि वाइनल हैलाइड में जो हैलोजन होता है ना, हम जानते हैं वो रेजोनेंस शो करेगा, जिससे कार्बन और हैलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है, और इस तरह से अब हैलोजन को निकालना KOH एल्कोहलिक से पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए फिर अगला जो है विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराना है, तो फिर हमें और भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा, जैसे NaNH2। तब ये यहां से फिर H और Cl को निकाल देगा या H और X को निकालेगा, और इस तरह से अब बन जाएगी हमारे पास क्या बच्चों? एल्काइंस। ध्यान रखें, अगर NaNH2 डायरेक्ट भी ले लिया जाए तो भी एल्काइंस बन जाएंगे, लेकिन अगर NaNH2 एक्सेस में ले लिया जाए तो फिर यहां पर सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। क्योंकि बच्चों ये जो एल्काइन है थाइन, समझ गए ना, ये बेसिक एसिडिक नेचर का होता है, और इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के साथ ये सोल्ट बना लेगा, ये दोनों हाइड्रोजन निकल के, और हमें मिलेगा सोडियम एसिटिलाइड, डाई सोडियम एसिटिलाइड। लेकिन अगर हम इसे एक लिमिट में लेके कराएंगे तो हम इस तरह से इथाइन मिल जाएगा। ये यहां पर मैंने लिख दिया है, विनाइल हैलाइड स्टेबल होता है जिसका डिहाइड्रोहैलोजनेशन प्रबलतम क्षार जैसे NaNH2 से ही हो सकता है। इसी प्रकार जैम डाइहैलाइड भी ले लिया जाए तो यही रिएक्शन होगी। पहले ये वाइनल हैलाइड बन जाएगा, फिर NaNH2 से ले जाओगे तो इस तरह से आपको ये बड़ा हैलाइड बन जाएगा, सॉरी बड़ा एल्काइंस मिल जाएगा या एल्काइन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है कि NaNH2 सेंट्रल ट्रिपल बॉन्ड को टर्मिनल एवं QH टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड को सेंटर में माइग्रेट कर देता है। ये एक आइसोमराइजेशन प्रोसेस है बच्चों। इसकी मैकेनिज्म होती है कि अगर कोई टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है और आपने अल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट कर दिया तो वो इस तरह से सेंटर में खिसक जाएगा, मतलब टर्मिनल से अंदर की तरफ आ जाएगा। और अगर मान लो आपने NaNH2 के साथ ट्रीट कर दिया तो ये टर्मिनल सेंटर से टर्मिनल की तरफ खिसक जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद कर लेना है। इसकी लंबी चौड़ी मैकेनिज्म है और उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं बता दूं कि आपको अगर कहीं एल्काइंस में आइसोमराइजेशन ऐसा लिखा है QH और एक एल्काइंस के साथ लिखा है तो वो ऐसे चेंज होता है, और NaNH2 के साथ लिखा है तो ऐसे चेंज हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा एल्काइंस का प्रिपरेशन डाई हैलो एल्केन से। दूसरी प्रिपरेशन में आते हैं, दूसरी बनाने की विधि, और ये है फ्रॉम कार्बाइड। तो देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, मतलब यहां पर BeC2 भी ले सकते हैं तो भी यही बन जाएगा। मतलब बस ये है कि यहां पर BeOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2 बनेगा। तो कार्बाइड जो होते हैं मेटल और कार्बन से बने बाइनरी कंपाउंड्स, अगर इनका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो इस तरह से कैल्शियम कार्बाइड हो या बेरिलियम कार्बाइड, ये क्या बना देता है बच्चों?
इथाइन, है ना। और भी बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं अलग से, कोई कार्बाइड्स लिए जाए तो इस तरह से हम कार्बाइड से बना सकते हैं। फिर है फ्रॉम टेट्रा हेलो एल्केन, और ये रिएक्शन जो कहलाएगी ये कहलाएगी डी हैलोजिनेशन। क्या है ये? डी हैलोजिनेशन। और हम जानते हैं कि डी हैलोजिनेशन अगर हमें कराना है तो हम टेट्रा हेलो एल्कीन को जिंक के साथ ट्रीट कर दें, तब ये बन जाएगा एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो इस तरह से हम टेट्रा हेलो एल्कीन को भी एल्काइंस में चेंज कर सकते हैं। फिर है फॉर्म हेलो, ठीक है, फॉर्म हेलो फॉर्म को अगर AgCl के साथ ट्रीट किया जाए तो इस तरह से हमें एल्काइंस या इथाइन मिल जाएगा। देखो ये जो मेथड्स हैं जैसे कि कार्बाइड्स वाली हो गई या फिर ऊपर जो आपने NaNH2 से बनाई, इनमें कुछ एल्काइंस सॉल्ट में भी बदल सकते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल प्योर एल्काइंस नहीं मिलती। लेकिन अगर हम हेलो फॉर्म से बनाएं, ठीक है, एल्काइंस, तो ये बिल्कुल प्योर कंडीशन में मिलेगी। ये प्रेसिपिटेट होके बाहर हो जाता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है ये हेलो फॉर्म से एथाइन की प्रिपरेशन, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होता है और सॉल्यूशन में केवल हमें मिल जाएगा एथाइन, या गैसियस फॉर्म में एथाइन बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एथाइन बनाना है। फिर है कोलवे मेथड। देखो बच्चों, कोलवे मेथड्स जो है, मेथड जो है वो आपने तीनों में देखा है। एल्केन के प्रिपरेशन में, जिसमें दो अलग अलग मोनोकार्बोक्सिलेट, मतलब 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलेट लिए जाते हैं। लेकिन एल्कीन में आपने देखा था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट सैचुरेट कंडीशन में लिया गया है, और यहां पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट लिया है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड स्टेट में लिया गया है। तो इस तरह से, जैसे ये है फ्यूमारेट या फिर मैलेट हो सकता है, सोडियम फ्यूमारेट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सोडियम मैलेट, या एक और इसी, अगर इसका ट्रांसफॉर्म है तो ये फ्यूमारेट भी होता है, फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है मतलब। तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाए तो इस तरह से हमें एनोड में जो है एथाइन मिलेगी, CO2 गैस मिलेगी और NaOH और H2। एक क्वेश्चन आता है कि कोलवे मेथड में कितने गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं। सोचो आप कि कितने गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तो एथाइन जो खुद गैसियस है, या आप इससे पहले भी देखोगे एथेन बना या एथिलीन बना, ये गैसियस होते हैं, ठीक है। CO2 बनी, ये भी गैसियस है। H2 बनी, ये भी गैसियस है। तो कुल मिला के 3 गैसियस प्रोडक्ट्स बनते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में, चाहे वो एल्केन बना रहे हो आप, चाहे एल्कीन बना रहे हो और चाहे एल्काइंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये तो था हमारे छोटे एल्काइंस बनाना, मतलब मिनिमम एथाइन बनाना। अब मान लो हमें एथाइन को डायरेक्ट उच्च एल्काइन में बदलना है, ठीक है, बड़े एल्काइंस। तो कैसे बदलते हैं? तो देखो बच्चों, 2 ही मेन इंपॉर्टेंट मेथड है कि जो एथाइन है ये एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, लेकिन हाँ H हट सकते हैं प्रोटॉन की तरह, और एक सॉल्ट बनता है सोडियम एसिटिलाइड। क्या बन गया ये? इसको बोलते हैं सोडियम एसिटिलाइड, ठीक है, एक सॉल्ट होता है। एक इक्विवेलेंट NaOH के साथ कराएं तो हमारे पास एक सोडियम आ गया। फिर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें? मिथाइल क्लोराइड से या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो NaCl है ये निकल के बाहर होगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप। या फिर इस तरह से यहां पर 2 मिनट इसकी ग्रिग्नार्ड हटा दो, यहां इसकी अलग से मैं बताऊंगा बच्चों, है। यहां तक बात क्लियर होगी कि यहां से आपने ये हटा दिया तो ये निकल गया क्या? NaCl। और इस तरह से आपने क्या बना लिया? ब्यूटाइन, प्रोपाइन। फिर NaNH2 से रिएक्शन करा दें, फिर H हट जाएगा, फिर NaCl हट जाएगा, और इस तरह से क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। मान लो हमें एथाइल क्लोराइड लेना है तो हमारे पास दोनों तरफ एथाइल ग्रुप आ जाएंगे, मतलब हमें और बड़ी अल्काइन बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आपने Na करा दिया, C2H5, फिर NaNH2 से, तो ये हेक्साइन बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनाई जा सकती है। देखो बच्चों कैसे,
CH3 मान लो MgBr यूज किया आपने, तो देखें ये माइनस है और ये प्लस, तो ये तो पहले इसके साथ निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये बन जाएगा MgBr। ओके, और एक एल्केन बन गया CH। ध्यान रखें कभी भी एल्काइन को डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या किया गया हो, ट्रीट किया गया और पूछा गया है कि क्या बना, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप होगा वही एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक सॉल्ट बन जाएगा। और मान लो आपने फिर यहां पर CH3Cl का यूज कर दिया तो ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से एक हायर एल्काइन मतलब प्रोपाइन, और ये निकल गया MgClBr इस तरह से। तो हम एल्काइन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या फिर NaNH2 से ट्रीट करके और फिर आगे बने हुए सॉल्ट को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके हायर एल्काइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लोअर एल्काइन मींस एथाइन को हायर एल्काइंस में कन्वर्ट करना। यहां तक बात क्लियर है? तो ये तो मेथड्स थी प्रिपरेशन की, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। एल्काइन जो है छोटे एल्काइंस को बड़े एल्काइंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले। तो देखो बच्चों, जो शुद्ध एसिटाइलिन है या एथाइन है, गंधहीन है, रंगहीन है, ठीक है, और क्या होते हैं, रंगहीन, गंधहीन और रंगहीन। लगभग सभी एल्काइंस अगर शुद्ध है तो बिल्कुल रंगहीन गंधहीन है, किंतु जैसे एसिटाइलिन में अगर PH3 की उपस्थिति है तब लहसुन जैसी गंध आती है। एक्चुअली क्या है कि जो एसिटाइलिन का जो कैल्शियम कार्बाइड है उसके साथ साथ कभी कभी कैल्शियम फॉस्फाइड भी हो जाता है, मिला होता है, और जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो दोनों बन जाती हैं गैस, PH3 भी बन जाती है और वो इसके साथ मिलती है, तब इसमें बदबू आती है। तो ध्यान रखें जितने भी एल्काइंस हैं वो रंगहीन गंधहीन होते हैं। दूसरा है जल में अम्लीय है किंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जल में अम्लीय होते हैं। गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, एल्केन एल्कीन के सापेक्ष उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक क्वथनांक है वो एल्कीन से भी ज्यादा है। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल जो है प्लेनर कई मतलब एक लीनियर टाइप के हो जाते हैं जिससे अच्छी पैकिंग हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और अगर इन्हें वायु में खुला रखा जाए तो एक विस्फोटक मिश्रण बनता है। और आपने देखा होगा कि जो एसिटाइलिन है, ठीक है, मींस गैस वेल्डिंग जब होती है ना तो वहां पर एसिटाइलिन गैस का यूज किया जाता है। एक से टैंक में कैल्शियम कार्बाइड भर के पानी डाला जाता है तो एसिटाइलिन बनती है और ऑक्सीजन सिलेंडर, दोनों को मिलाकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। जब जलता है तो हाई एनर्जी निकलती है, उससे गैस वेल्डिंग की जाती है। तो इस तरह से ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगला है अम्लीय गुण, मतलब हम रासायनिक गुणों में आ गए। कहां आ गए? यहां पर हम रासायनिक गुणों में। एल्काइन में ऐसी कौन कौन से गुण हैं जो हमें विशेष याद रखने हैं? जैसे सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है अम्लीय गुण, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो जितने वन एल्काइंस है, मींस वन एल्काइंस का मतलब होता है कि टर्मिनल, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, टर्मिनल एल्काइन, मतलब जिनके बिल्कुल सिरे में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में, या ठीक है, तो वो सभी अम्लीय गुण दर्शाते हैं। दुर्बल अम्लीय गुण, बहुत प्रबल अम्लीय तो नहीं है, दुर्बल अम्लीय गुण होते हैं। तथा प्रबल क्षारों के साथ, प्रबलतम क्षार जैसे NaNH2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सोडियम, है ना, इनके साथ क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं जिसे बोलते हैं एसिटिलाइड लवण। समझ गए ना, एसिटिलाइड लवण। जैसे देखो ये है थाइन, एसिटाइलिन जिसको हम बोलते हैं, NaNH2 से ट्रीट किया तो बना मोनोसोडियम एसिटिलाइड या सोडियम एसिटिलाइड, और अगर ट्रीट कर दो तो डाइसोडियम एसिटिलाइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, ठीक इसी तरह से अगर हम एल्काइन को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, NH4OH के साथ, तो इस तरह का सॉल्ट बनता है क्यूप्रस एसिटिलाइड, जो रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है, लाल अवक्षेप बना के, है ना। टोलैन रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दें Ag2O के साथ तो इस तरह से सिल्वर एसिटिलाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये क्वेश्चन आता भी है कि इनमें से कौन सा एल्काइन टोलैन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। तो ध्यान रखें, टोलैन रिएजेंट जितने भी टर्मिनल एल्काइंस हैं उनके साथ सिल्वर का
ये एसिटिलाइट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ओके, ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर दें तो आप देख रहे हैं जो H है वो हटके और वहां पर क्या आ जाएगा MgBr, और इस तरह से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप था वो टोटली एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो ये है कुछ अम्लीय गुणों के बारे में। समझिए बच्चों कि हम एल्काइंस की एसिडिक नेचर का जो है, पहले हमने देखा कि ये अम्लीय होते हैं, और ध्यान रखें कि जितने ज्यादा इनमें CH ग्रुप होंगे अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, तो अम्लीयता समानुपाती होती है CH, जो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल CH बंधों की संख्या। ठीक है, जैसे हम ये कहें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो CH3, ठीक है, CH2, और या हम इसको ब्यूटाइन ले लें इस तरह से, तो यहां पर लिख दें CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, तो ये तो एसिडिक होगा भी नहीं। तो आपको गिनने हैं कि कुल कितने CH बॉन्ड्स दिख रहे हैं मॉलिक्यूल में, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आते हैं अम्लीयता का कारण। तो क्या होता है बच्चों कि त्रिक बंधित कार्बन में जो है, कार्बन जो त्रिक बंधित कार्बन है उसमें sp संकरण होता है। एल्काइन के त्रिक बंधित कार्बन में sp संकरण होता है, ये होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जहां sp संकरण होगा वहां s लक्षण 50% होगा, और s लक्षण 50% होने से जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल वो न्यूक्लियस के ज्यादा नियरेस्ट होगी, उस पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण उसकी ऋण विद्युता उच्च हो जाती है। और ऋण विद्युता उच्च हो जाने से, कार्बन की ऋण विद्युता ज्यादा हो जाने से जो CH बंध है वो ध्रुवीय हो जाता है। मींस H में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में पृथक हो जाता है। मतलब इस तरह से यहां से प्रोटॉन जो है निकल के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग है, अपने आप तो नहीं निकलेगा कि आपने पानी में डाल दिया और एल्काइन आयोनाइज्ड हो जाए, ऐसा नहीं होगा बच्चों। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, तब ये H को खींच के, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो खींच के निकाल देता है, और इस तरह से जो कार्बन आयन बना वो स्थायी होता है, क्योंकि इसमें S लक्षण होने से इसकी जो ऋण विद्युता है वो ज्यादा है, और वो ऋण आवेश को स्थायी बना सकता है, जिसके कारण ही ये इस तरह का एसिडिक नेचर दिखाई देता है। मीन्स अगर हम यहाँ देखें एल्काइन है ना, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें S लक्षण जो है 50% है, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो होती है 3.25, जो कि कार्बन की 2.5 से बहुत ज्यादा है। और ये बॉन्ड पोलर हो गया, जिसके कारण यहां पर ये जो है बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, पोलर ध्रुवीय हो गया, और पोलर होने के कारण H किसी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जैसे कि NH2 माइनस R माइनस के साथ प्रोटॉन की तरह निकल जाता है, और बना हुआ एनाइन एक सॉल्ट बना के और इस नेगेटिव चार्ज को अपने आप में स्टेबल बना लेता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है वही बात ऊपर कि अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ CH। ठीक है, प्रोपाइन इथाइन इस तरह से। एल्केन और एल्कीन में 50% लक्षण मतलब S लक्षण कम होने के कारण में अम्लीय गुण नहीं होता। तो देखो क्या होता है, जैसे हम इथाइन की बात करें, ये सॉरी एल्केन की, तो एल्केन का कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में है, यहां पर S लक्षण है 25%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, डबल बॉन्डेड में चले जाओ 33% S लक्षण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.75, और यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड है जहां sp है और 50% S करेक्टर है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.25। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां दिख रही है, एल्काइंस में, और यहां पर इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो गई, जिसके कारण ही जो H है प्रोटॉन वो इतना पॉजिटिव चार्ज रखता है कि वो किसी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और इस तरह से एल्काइंस अम्लीयता दर्शाते हैं। जबकि एल्केन और एल्कीन में इस तरह का इतना पोलर CH बॉन्ड नहीं है कि वो किसी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो करे। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी है एल्काइनों का हाइड्रोजनीकरण।
तो देखो एल्काइनों का हाइड्रोजनीकरण हमने देखा है, एक रिएक्शन तो देखी है आंशिक हाइड्रोजनीकरण, जब आपने एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ी थी, और एक जगह पूर्ण हाइड्रोजनीकरण पढ़ा है जब एल्केन बनाया गया था। तो वो रिएक्शन फिर यहां रिपीट है ना। तो पहले हमने लिया है आंशिक हाइड्रोजनीकरण, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो देखो बच्चों, इसमें एल्कीन का निर्माण होगा, और इस तरह से अगर कोई एल्कीन ऐसी है जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शा सकती है, तभी ये इस तरह का आंशिक हाइड्रोजनीकरण का बहुत इंपॉर्टेंस दिखता है। तो देखो ये है हमारे पास, मान लो ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, इसका हाइड्रोजनीकरण। ये है लिंडलर कैटालिस्ट, PDBSO4 चाइलिन और CaCO3 लेड एसीटेट, कई चीजें मिली होती हैं। ये इसमें PD तो कैटालिस्ट है बच्चों, क्या है यहाँ पर, PD कैटालिस्ट है, लेकिन BaSO4 यहां पर ये कैटालिटिक पॉइजन होता है। मींस ये जो एल्काइंस है उसको एल्कीन तक तो बदलने देता है, लेकिन आगे एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण रोक देता है, मींस अब एल्केन में नहीं कन्वर्ट होने देता। तो इस तरह से यहां पर एक नियंत्रित ढंग से, ठीक है, कंट्रोल कंडीशन में एल्काइन का अगर हाइड्रोजनेशन करा दें, तो ये जो हाइड्रोजन है वो सिन एडिशन शो करते हैं, मींस दोनों हाइड्रोजन एक ही पक्ष से जुड़ते हैं, और ये बन गई सिस 2 ब्यूटीन। लेकिन NaNH2 या Na और अमोनिया की प्रेजेंस में कराएं तो ये ट्रांस बनती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इस प्रोसेस में पहले सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के किसी एक कार्बन का में नेगेटिव चार्ज ला देते हैं। फिर वहां पर जैसे कार्बन में नेगेटिव चार्ज आया तो अमोनिया अपना प्रोटॉन उठा के उसमें जोड़ देता है। फिर अगला इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में, फिर अगला हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन भी अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्यूटाइन या और भी कोई भी एल्काइंस जिनमें एल्कीन बनती है और वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, तो लिंडलर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में बनेगा सिस एल्कीन। और अगर NaNH2, इसे बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं बच्चों, क्या है ये, बर्च रिडक्शन, इसमें बनता है ट्रांस एल्कीन। B2H6Ni2 निकिल बोरेट सिन एडिशन दर्शाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम अमोनिया एंटी एडिशन दर्शाते हैं। बात क्लियर है यहां तक, तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं पूर्ण हाइड्रोजनीकरण, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो ध्यान रखें कि पूर्ण हाइड्रोजनीकरण में H2 का यूज किया जाता है निकिल प्लेटिनम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। PD तो एक रूम टेम्परेचर में भी करा देते हैं, निकिल की लगभग 300 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो बनते हैं एल्केन। ये एक देखो यहां पर ये सब सॉलिड होते हैं बच्चों, और ये सब क्या है, गैस है। तो हम इस हाइड्रोजनीकरण को बोलते हैं, ये भी गैस है, विस्मांगी, है ना, हाइड्रोजनीकरण। क्यों बोलते हैं बताएं, क्योंकि जब रिएक्शन में कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तब हम इसे बोलते हैं विस्मांगी या हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो ये विस्मांगी उत्प्रेरण है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक विस्मांगी उत्प्रेरण। लेकिन एक होता है विल्किंसन कैटालिस्ट, C6H5 होल थ्राइस P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और फिर 3 फॉस्फीन ग्रुप जुड़े हैं RH के साथ और एक Cl ये है। तो ये समांगी हाइड्रोजनीकरण मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस शो करता है। क्यों, क्योंकि कैटालिस्ट खुद ही गैस में होता है और ये सब गैस में है। तो ये एक क्या है बच्चों, होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, इस तरह से। तो एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसकी प्रेजेंस में समांगी हाइड्रोजनीकरण होता है या होमोजेनेटिकली कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी, तो वो है विल्किंसन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ओके, अभी कुछ एग्जांपल है, देखो जैसे मैंने ये एक एल्कीन एल्काइन लिखा है, इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जुड़े हुए हाइड्रोजन ट्रांस है। तो आपको इसमें तो कुछ नहीं करना, इसको जैसा का तैसा रहने देना है। अब इसमें लिया है कि अगर NaNH, ठीक है, Na और अमोनिया का यूज किया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो बच्चों, NaNH3 यूज करोगे तो इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में 2 हाइड्रोजन आपको ट्रांस जोड़ देने, बीच वाले को तो ट्रांस रखना ही है डबल बॉन्ड को, फिर लास्ट वाले को भी ट्रांस जोड़ देना है, और इस तरह से आप देखोगे ये वाली क्या बन जाएगी, एल्काइन। लेकिन अगर H2PDBSO4 का यूज किया गया है तो जो हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं
उनको कैसा जोड़ना है, सिस। तो देखो यहां 2 हाइड्रोजन मैंने सिस जोड़ दिए, ये तो ऑलरेडी ट्रांस थे तो इनको ट्रांस ही रहने दें, और यहां पर हाइड्रोजन मैंने क्या जोड़ दिए है, सिस जोड़ दिए हैं। तो इस तरह की एल्कीन बनेगी। बात क्लियर है, अच्छी तरह से समझ में आया ये बात, ओके है ना। ऐसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें LiLH4 का यूज किया गया है, तो ट्रांस एडिशन होगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये था हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है, बाय लिंडलर कैटालिस्ट, बाय निकल प्लेटिनम कैटालिस्ट, ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रोहैलोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजन और हैलोजन का जुड़ना, जो कि हमने एल्कीन में भी पढ़ा है, मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा है। तो ध्यान रखें यहां पर भी ये रूल लगेगा, योग मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार होगा। मतलब एक पोलर मीडियम में अगर आपसे हाइड्रोहैलोजनीकरण पूछा गया है तथा जेमिनल डाइहैलाइड प्राप्त होंगे, मतलब समझ रहे हो आप कि ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, तो उस कार्बन में आपको हैलोजन बार बार जोड़ देना है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ये पहले बना विनाइल हैलाइड, फिर एक बार और HBr जोड़ दिया, और इस तरह से ये बन गया आपका क्या, जेमिनल डाइहैलाइड। यदि HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, समझ गए ना, कि अगर HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है तो योग परऑक्साइड प्रभाव के अनुसार होगा। मतलब जैसे ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, आपने HBr का एडिशन कराया तो पहले आप देख रहे हैं कि Br और H में से Br किस में जुड़ गया, CH में, ना कि उस कार्बन में जहां हाइड्रोजन कम है। अब दोबारा HBr का एडिशन कराएंगे तो अब जो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी बच्चों, समझ गए ना, वो इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि अब यहां पर क्या है कि डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसा रेजोनेंस हो कर देगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जब अब जो एडिशन होगा HBr का, एक बार यहां हो गया है ना, तो अब ये जो दोबारा, सॉरी 2 मिनट रुकना, कि यहां पर आपने, ये है हमारे पास Br है ना, तो अब यहां पर देखो ये इंडक्टिव फैक्ट, ये इंडक्टिव फैक्ट, तो इस तरह से शिफ्ट होगा ये वाली ऐसी कंडीशन, तो फिर Br वहां जाके जुड़ जाएगा। हालांकि इसमें मैं बता दूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, यहां पर क्या चलती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आप अगर इसके फ्री रेडिकल बनाओगे कि यहां पर आपने क्या बनाए HBr, तो यहां एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, यहां 1 डिग्री बनेगा, और जहां सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा वहीं पर Br जुड़ेगा। तो इस तरह से Br अब आके इसमें जुड़ जाएगा, और इस तरह से दोनों कार्बन में एक एक Br जुड़ गए और वेसिनल कंपाउंड बन गया। तो बात समझ गए अच्छी तरह से। तो ये है हाइड्रोहैलोजनीकरण, यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़े, ये तो बहुत इजी है। फिर है हैलोजनीकरण, हैलोजनेशन, तो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो बच्चों, अगर आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक की उपस्थिति में ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन कुछ भी कराया है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा और दोनों कार्बन में क्या जुड़ जाएंगे, एक एक हैलोजन या 2-2 हैलोजन हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 वैलेंसी खत्म हो रही है। तो इस तरह से ही बनेगा टेट्रा ब्रोमो एल्केन या टेट्रा क्लोरो एल्केन। अब यहां बता दूं कि ब्रोमीन का CCl4 में बना हुआ जो सॉल्यूशन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और जैसे ही ब्रोमीन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर एडिशन करेगा तो ये कलरलेस हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन का जो योग है या उपयोग है वो एक अनसैचुरेशन टेस्ट में किया जाता है, जो कि हमने एल्कीन में भी बात कही थी। तो एल्काइन का हैलोजनीकरण मंद होता है क्योंकि इसमें विनाइल कार्बोकैटाइन बनता है जो कम स्थायी है। मतलब अगर हम यहां पर देखें कि ये जो हैलोजनेशन है, हाइड्रोहैलोजनेशन है, या जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है बच्चों, मैं बता दूं एल्काइन में वो बहुत स्लो रेट से चलती हैं, क्योंकि इनमें अगर एक बार इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो बनेगा एक कार्बोकैटाइन जो कि विनाइल कार्बोकैटाइन होगा, जो अनस्टेबल होता है, और यही रीजन है कि ये आसानी से अपने कार्बोकैटाइन को नहीं बनने देते, इसलिए रेट थोड़ी स्लो चलता है। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आता है एल्काइन में नाभिक स्नेही योग। अब देखो बच्चों, एल्कीन में केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही योग होता है, मींस एल्कीन में पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन सोर्स है, वीक है, बहुत आसानी से ब्रेक होता है और एक स्टेबल कार्बोकैटाइन बना देता है। लेकिन एल्काइन में त्रिक बंधित कार्बन की उच्च ऋण विद्युता होती है,
इसलिए पहली बात तो ये बता दूं कि ये पाई बॉन्ड को आसानी से नहीं टूटने देता, और अगर टूटेगा भी तो जो कार्ब कैटाइन बनता है वो अनस्टेबल होता है। लेकिन एल्काइन में कार्बन की ऋण विद्युता उच्च है, अगर बॉन्ड टूटे और कार्ब एनाइन बन जाए तो वो स्थायी होगा। इसलिए विनाइल कार्ब एनाइन स्थायी बनता है, और इसे कारण से ही एल्काइन के ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और करता है। बात फिर से समझें, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, विनाइल कार्ब एनाइन बनता है जो स्टेबल है, और यही कारण है कि एल्काइन बॉन्ड पर नाभिक स्नेही भी अटैक कर सकता है पहले, जबकि ऐसा किसमें पॉसिबल नहीं है, एल्कीन में। एल्काइन की उच्च ऋण विद्युता होने के कारण ये नाभिक स्नेही को अपनी तरफ खींच लेता है, और जिसके कारण एक विनाइल कार्ब एनाइन बनता है जो स्टेबल है। तो दो कंडीशन फेवरेबल है, एक तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा है विनाइल कार्ब एनाइन का स्थायित्व। तो जैसे जल योजन, एल्काइन का जल योजन एक नाभिक स्नेही योग है, इसमें पहले जो है Hg पहुंचता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक मतलब उसके साथ जुड़ जाता है, बाद में एक कार्ब एनाइन बना देता है, समझ गए ना, और उसके बाद इसमें जो H2 है वो अटैक कर देता है। मतलब इस तरह से कंडीशन बनती है बच्चों। देखो ऐसे देखोगे आप, ये है CH, यहां Hg आया 2+, तो इसने क्या किया कि इस तरह से एक, जैसे हम ये कहें कि ये जुड़ गया Hg ऐसे। अब क्या होगा कि इसके बाद Hg जैसे यहां जुड़ा, ठीक है, तो मेटल है, मेटल के कारण फिर क्या होता है कि अगला जो है H2O अटैक करना शुरू करता है, और जैसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इधर अटैक करेगा, और इस तरह से यहां पर जो है कार्ब एनाइन बन जाएगा, और कार्ब एनाइन बनने के कारण अब क्या होगा, जो है स्टेबल होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में पहले Hg का काम होता है, और फिर Hg के कार्ब एनाइन को स्टेबल बनाने का काम, सॉरी, जो कार्ब एनाइन बना है उसको स्टेबल बनाने का भी काम Hg करता है, और इसके बाद इसमें वाटर का अटैक हो जाता है H2, तो अपना लोन पेयर देके ये इस पर अटैक कर जाता है। तो यहां पर एक तो ये हो गया है ना एडिशन, ऐसे HCN का एडिशन, मिथाइल अल्कोहल का एडिशन, HCl का एडिशन, एसिटिक एसिड का एडिशन, ये सब किसकी रिएक्शंस हैं बच्चों, नाभिक स्नेही योग। ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया, वही मैं बता दूं, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज को दो लोगों ने स्टेबल बना दिया, एक तो इसमें विनाइल कार्ब एनाइन है, दूसरा Hg जो जुड़ा है, और इस तरह से यहां पर कुछ समय के लिए अगर कार्ब एनाइन बनता भी है तो वो स्टेबल है, और बाद में इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। तो सीधी सी बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एल्काइन का जलयोजन कौन सी रिएक्शन है, ध्यान रखें एल्काइन का जलयोजन वो है H+ की प्रेजेंस में एक नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग था, जबकि यहां पर जलयोजन एक नाभिक स्नेही योग है। तो ये सारी रिएक्शन HCN, H2O, मिथाइल अल्कोहल, HCl, एसिटिक एसिड, ये सब किससे रिलेटेड है, नाभिक स्नेही योग। नॉर्मल एक रिएक्शन बता दी मैंने, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कार्बेनाइन बना, इस कार्बेनाइन को मरकरी ने स्टेबल बनाया, विनाइल कार्बेनाइन है, कार्बन ने स्टेबल बनाया, और फिर इस तरह से प्रोडक्ट बदल। ओके, यहां पर मैंने हाइड्रेशन को अलग से समझा दिया है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर, जल यूजन, मार्कोनिकॉव नियम को थोड़ा याद रखना है। देखो बच्चों डायरेक्ट लिख दी है मैंने कि आप H2O जोड़ोगे तो अगर मान लो सममित एल्काइन है तब तो कहीं पर भी H जोड़ दो, कहीं पर भी OH जोड़ोगे, पहले इनोल बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया और इनोल बना जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और इस तरह से वो कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मान लो आप अनसिमेट्रिक एल्काइन ले लें, तब आपको यो एडिशन मार्कोनी का आपको ध्यान रखते हुए करना है, और इस तरह से ये इनोल बना और ये बन गया फिर लास्ट में कीटो कंपाउंड में। अब आता है कि इनोल ही क्यों नहीं है स्टेबल, तो ध्यान से देखो कि इनोल में डबल बॉन्ड C है, जबकि कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि ये पोलर नहीं है, CO की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये पोलर है। तो कंपाउंड अपने आप को ज्यादा स्टेबल जो है कंपाउंड में बदल लेता है। तो एसीटोन या एल्डिहाइड कीटोन्स इनके इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और लगभग एल्डिहाइड कीटोन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, फिर दूसरा हाइड्रेशन होता है HDO रिएक्शन से। इसमें आपको
जल का योग परऑक्साइड प्रभाव के अनुसार दिखा दो कि यहाँ पर H और OH इस तरह जुड़ गए कि H उठा के यहाँ जोड़ दिया मैंने, OH यहाँ जोड़ दिया, इनोल बना, इनोल से फिर वो एल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो वहां पर देख रहे थे जब प्रोपाइन पर आप, ये क्या है बच्चों, प्रोपाइन। तो जब प्रोपाइन का जल योजन मरकरी और H2SO4 की प्रेजेंस में चल रहा है तब आपने देखा कीटोन बन गया था प्रोपाइन से, लेकिन यहां पर प्रोपेनएल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? प्रोपेनएल्डिहाइड। तो ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम आ जाते हैं ओजोनोलाइसिस, और वो भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो ध्यान से देखो बच्चों कि जब हमने एल्कीन में देखा था तो उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच का जो मल्टीपल बॉन्ड था वो टोटल ब्रेक हो गया था, डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड के दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से ट्रिपली बॉन्डेड में ये दो बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन की दो वैलेंसी कम हो रही हैं दो बॉन्ड टूटने से, और जिसके कारण ये ओजोनाइड बनता है। मतलब ओजोनाइड तभी बनेगा जब दो बॉन्ड टूटेंगे दोनों कार्बन के। क्योंकि डबल बॉन्ड था तो दोनों ही टूट गए थे, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो टूटे तो एक तो बच ही गया ना। तो ये बनता है ओजोनाइड। फिर ये H2O से रिएक्शन करता है तो बस वही हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये निकल जाएगा H2O, जो कि H2O2 के फॉर्म में ये ऑक्सीजन को निकाल देता है। बाद में जिंक H2O2 को ZNO में चेंज कर देता है ताकि ये आगे और कोई रिएक्शन ना करे एल्डिहाइड ग्रुप से या कीटोनिक ग्रुप से। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर ट्रिपली बॉन्डेड CH है टर्मिनल, O3 जिंक और H2O लिखा है तो उसे CHO में बदल देना है। C ट्रिपल बॉन्ड R लिखा है तो CO में बदल देना है। ओके, जैसे यहां पर हमने देखा ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओजोन से रिएक्शन करा दी तो ये बन गया CHO ग्लाइकोक्साइड। ऐसे इससे करा दी तो ये बन गया CO भी आ गया, CHO भी आ गया और ये पायरोएल्डिहाइड बन गया। अगर आपने H2O की प्रेजेंस रखी है, जिंक नहीं रखा, तो ध्यान रखें ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस तरह से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये है कुल मिला के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ये दोनों क्या है बच्चों? इनको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ओके, ये फिर हम आते हैं अगला जो ऑक्सीडेशन है वो है वेयर अभिकर्मक से। वेयर अभिकर्मक तो आप जानते हैं KMnO4 कितना होता है 1% QH एक्वस प्लस, ठीक है, 273 केल्विन। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड जो है टोटल इसमें से क्या होगा, ये चेंज हो जाता है इस तरह से, दो OH ग्रुप जुड़ जाते हैं। वहां पर एक डबल बॉन्ड था, मतलब एक पाई बॉन्ड था, ब्रेक हुआ था, दोनों में दो OH जुड़ गए थे और वो स्टेबल था ग्लाइकॉल। इसमें चूंकि दो पाई बॉन्ड टूट रहे हैं तो दो OH एक ही कार्बन में जुड़ेंगे। हम जानते हैं कि दो OH एक ही कार्बन में स्टेबल नहीं होंगे और इसीलिए फाइनल ये यहां से जब ब्रेक हो जाएगा तो ये H यहां से और O मिलके H2 बनाएंगे और ये कार्बन ब्रेक होके चेंज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से अगर हम एथाइन का वेयर रिएजेंट से रिएक्शन करें और प्रोडक्ट वो पूछता है तो बनेगा क्या, फॉर्मिक एसिड। अगर मान लो यहां पर, ठीक है, इस तरह का कोई है RC डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये ब्रेक कर देगा बॉन्ड को और ये बन जाएगा RC डबल OH में, और ये CO2 और किसमें बच्चों, H2O। ठीक है, ऐसे ये है तो ये भी यहां से ब्रेक कर देगा और ये बना देगा RC डबल OH। तो इस तरह से वेयर अभिकर्मक से रिएक्शन करके एल्काइंस ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर हमने ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 K2Cr27 से किया तो इस तरह से CH का CO2 और Cr का RC डबल OH हो जाएगा। जैसे यहां पर आपने एसिटालीन ले ली तो ये CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा। ये है यहां से ब्रेक हो जाएगा CH3C डबल OH प्लस CO2 और H2O, ये बदल जाएगा 2 मोल एसिटिक एसिड में। तो इस तरह से लगभग इसी जैसी रिएक्शन है, एक दो रिएक्शन को छोड़ के। यहां तक बात क्लियर है? तो ये था एल्काइन का ऑक्सीडेशन। अब हम आते हैं पॉलीमराइजेशन। इसमें दो प्रकार का मिलेगा, एक तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, चक्रीय बहुलीकरण। इसमें एरोमेटिक यौगिक बनते हैं बच्चों, जैसे 3 मोल एथाइन ली गई, ट्राइमराइजेशन हुआ तो ये बॉन्ड इस तरह से जुड़ जाता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये बन जाएगी बेंजीन। और यहां पर क्या चल रहा है, ट्राई
पॉलीमराइजेशन इस तरह से। ओके, ठीक इसी तरह से एथाइन के दो मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ ट्रीट किए जाए तो ये पायरोल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी एक जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। थायोफीन बनानी है तो हम सल्फर के साथ या H2S के साथ एथाइन को ट्रीट करेंगे तो थायोफीन बनेगी, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। HCN के साथ ट्रीट कर दें एथाइन को तो ये बन जाएगी पिरीडीन बन जाएगी। NiCN होल 4 के साथ ट्रीट कर दें तो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है टेट्रा, ठीक है, ऑक्टा टेट्राइन। ये क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये तब से स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों ऐसे। तो इनमें जो बॉन्ड है उसमें प्लेनर ना होने के कारण इनमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो ना तो ये एंटी एरोमेटिक बोला जाएगा ना ही एरोमेटिक, ये है नॉन एरोमेटिक। तो ये बनते हैं कुल मिला के जो है एरोमेटाइजेशन में एक रेखीय बहुलीकरण आ जाए, लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि ये है प्लस, है ना, तो ये क्या होगा कि ये इधर ऐड हो जाएगा और ये है माइनस, ये इधर ऐड हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड एसिड टूट जाएगा, ये बना बिनाइल एसिटाइलिन। बिनाइल एसिटाइलिन में HCl का एडिशन कराएंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा और इस तरह से क्लोरोप्रीन बनती है। अब आता है बच्चों की यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव था और ट्रिपल बॉन्ड कम, तो ट्रिपल बॉन्ड पे क्यों हुआ? तो ध्यान से देखें कि अगर किसी एल्काइन में और एल्कीन दोनों बॉन्ड है किसी हाइड्रोकार्बन में और वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो हमेशा एडिशन डबल बॉन्ड में ना होकर ट्रिपल बॉन्ड में होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से अब जो एल्कीन बनेगी वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है और ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी देन एल्काइन से, और यही रीजन है कि ये बनता है क्लोरोप्रीन और फिर इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया जाए तो नियोप्रीन बनता है। मान लो आपको एक ऐसा एल्काइन रखा है डबल बॉन्ड CH2 है ना, और CH सॉरी, और यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया ऐसे, और अब आपसे कहा जाए HCl का एडिशन कराओ, तो ध्यान रखें यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा एल्कीन बनने में, तो यहां पर जो है HCH, यहां Cl और CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जब कॉन्जुगेशन ना हो डबल और ट्रिपल में तब ऐसा होगा, डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है तब एडिशन डबल बॉन्ड पे होगा। लेकिन अगर इस तरह से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट दिख रहे हैं तो एडिशन ट्रिपल बॉन्ड में होगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि बना हुआ प्रोडक्ट में ब्यूटाडाइन सिस्टम आ जाएगा जो ज्यादा स्टेबल है, और इस तरह से ये क्लोरोप्रीन बनी है और फिर इससे नियोप्रीन रबर बन गई है। तो ये है लीनियर पॉलीमराइजेशन। ठीक इसी तरह से मान लो जो है इसी में आपसे एक क्वेश्चन होता है कि 2 मोल एल्थाइन का यूज किया जाए तो क्या होगा। मान लो 1 मोल और यहां पर इसका यूज कर दें तो ध्यान रखें आप बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, तो डाई विनाइल एसिटाइलिन। मतलब एथाइन का यूज फिर से कर दें तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर हम HCl का इस जगह पर इथाइन का अगला मॉलिक्यूल यूज कर दें तो ये H सीधा सीधा है कि अब ऐसे रिएक्शन हो जाएगी कि ये बॉन्ड जो है ये वाली ये इस वाले कार्बन में CH पे अटैक करेगा। तो ये है इस तरह से रिएक्शन। अदर रिएक्शंस बता दूं कुछ एक दो और काम की हैं, जैसे कि इथाइन पर Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो ये टेट्रा क्लोरोथेन बना है, इसे वेस्ट्रॉन बोलते हैं। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या QH के साथ ट्रीट कर दें तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा और बन जाता है वेस्ट्रोसॉल। दोनों सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। ऐसे ही एथाइन पर AsCl3 की रिएक्शन करा दें तो इस तरह से एक Cl और AsCl2 ऐसे जुड़ जाएंगे और ये जो कंपाउंड बनते हैं इसे बोलते हैं लेविसाइड। द्विबंध त्रिबंध दोनों हो तो ये जो ऊपर बताई थी वही बात मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है। HCl का अटैक हो रहा है तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड तो संयुग्मन के कारण स्थायी है, संयुग्मन नहीं है तो संयुग्मन न होने पर अधिक्रियाशील द्विबंध पर योग होगा। फॉर्मल्डिहाइड का योग बताया गया है। फॉर्मल्डिहाइड का एक नाविक स्नेही योग होता है और यहां से ये H जो है वो इधर जुड़ गया है, मतलब यहां पर आप देखोगे ऐसा ही है ये, ठीक है, कि किस तरह का एडिशन हुआ है। तो ये लिखा है मैकेनिज्म
कि बेस NaNH2 से पहले ये बना एनाइन, फिर नाभिक स्नेही योग किया इसने और इस तरह से ये बना, फिर प्रोटॉन लेके और इस तरह से कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एल्काइंस की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस कर दी। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये था पूरा एल्काइन चैप्टर जिससे रिलेटेड मैटर जितना जरूरी है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कंपटीशन लेवल से बाहर नहीं जाएगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, जो लोग भी जुड़े हैं मेरे से उन सब से अनुरोध है कि कृपया कर लाइक भी करें भाई। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा बहुत भारी इससे कोई मकसद है कमाने का, केवल एक टाइम पास करने के लिए करता हूँ और एक अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकूँ, बस यही है मेरा एक उत्साह बना हुआ है। आप लोग देखते हो, इतना ही मेरे लिए बहुत है। ठीक है।